નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું કિન્નરી. દર્શક મિત્રો, વર્તમાન સમયમાં વધી રહેલી શારીરિક સમસ્યાઓમાં ઘૂંટણના ઘસારાની સમસ્યાનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. તેવામાં ઘૂંટણની સમસ્યાઓ, આર્થરાઇટિસ, ઓર્થોપેડિક સારવારની જાણકારી આજે મેળવીશું. આપણી સાથે સંદેશ ન્યૂઝના સ્ટુડિયો પર જોડાયા છે એપિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અમદાવાદના નિષ્ણાત સિનિયર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન અને રેસ ની ક્લિનિકના ચેરમેન અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ડોક્ટર ધીરજ મારોઠી जैन. તેમની સાથે આજે કરીશું ચર્चा. डॉक्टर धीरज, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. नमस्ते मैडम. डॉक्टर धीरज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा ये समस्या देखने मिलती है. आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस मीन्स कोई भी जॉइंट का घसारा. घसारे का मतलब मेन जॉइंट अपना नी, हिप एंड एंकल, ये हमारे बॉडी के वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं. आर्थराइटिस तो कहीं पे भी होती है, आपके टोज में भी हो सकती है, स्मॉल जॉइंट्स में भी हो सकती है, लेकिन हमें अफेक्ट करता है क्योंकि हमारी मोबिलिटी डिपेंड ऑन द वेट बियरिंग जॉइंट. और उसके लिए हिप अच्छा होना चाहिए, नी अच्छा होना चाहिए, एंकल अच्छा होना चाहिए. यही पॉपुलर जॉइंट्स हैं जिनके लिए हर आदमी चिंतित. बिल्कुल. और डॉक्टर धीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर घुटने का दर्द जो रहता है वो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस ही रहता है? ऑलवेज ऐसा नहीं रहता है कि घुटने की प्रॉब्लम कई तरह से हो सकती है. कोई इंजरी है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे अपने गठिया वाव कहते हैं, उसकी वजह से भी घुटने में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है. शुरुआती घसारा ये मेनली एज रिलेटेड होता है और समटाइम्स ट्रॉमा के साथ में भी होता है. तो हमारा जो एक्सपीरियंस है 45 एंड अबव, मेनली फीमेल्स में घसारे की शक्यता ज़्यादा रहती है. तो घसारा के आना ये धीरे धीरे एज के साथ में बढ़ता है. बिल्कुल. ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है? सबसे पहली चीज है वो है आपकी लाइफस्टाइल. आज की यंग पॉपुलेशन को जब भी मैं बात करता हूँ, कोई भी इसके लिए सुनने को तैयार नहीं, सब रिलेक्टेंट है. तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अनदर थिंग इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब मोटापे की वजह से जितना वजन ज़्यादा उतना ही घुटन पे प्रेशर ज़्यादा लॉन्ग टाइम में रहेगा. तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपिनिया. ये हमारे एशियन पेशेंट्स में जो फीमेल्स हैं उसमें प्री मिनोपॉज में जो हड्डियों का क्षरण होता है उसकी वजह से हड्डियाँ वीक हो जाती है. जब हड्डियाँ वीक होगी तो घसारा जल्दी आता है. तो वैसे ही आपको दिखेगा कि जैसे 40-45 में भी फीमेल्स में कई बार घुटने के अंदर की साइड में घसारा आने लग गया, और उसका कारण अपना बोन की क्वालिटी है. तो हमें सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. बिल्कुल डॉक्टर धीरज, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति को ये कैसे पता चल सकेगा कि उनको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है? क्या लक्षण रहे? लक्षण में सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने एक फॉर्मूला निकाला 222. यदि आप 2 किलोमीटर सलंग चल सकते हैं कंफर्टेबली, और 2 फ्लोर ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, सीढ़ी को आप पकड़ने की जरूरत नहीं है, और 2 घंटे खड़े रह के आप कंफर्टेबली एक जगह काम कर सकते हैं, तो आपको घसारा एडवांस स्टेज नहीं है. लेकिन आपको लिम्प हो रहा है, या आपका फ्रेंड या आपकी फैमिली मेम्बर बोले कि आज आप कल टेढ़ा चलने लगे हो, या आप एक पैर पे ज़्यादा खड़े रह रहे हो, या आपको लगता है कि आपको सीढ़ी उतरने के टाइम में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में भी हमें डॉक्टर से या आपके फिजिशियन से कंसल्ट करना. बिल्कुल. और डॉक्टर धीरज, जिस तरह से आपने रिस्क फैक्टर भी बताए, लक्षण भी बताए हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटन के घसारे के लिए जो इलाज के ऑप्शंस रहते हैं वो क्या विकल्प रहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें जब भी घुटने का घसारे की, या घुटने ने आपको साउंड देता है, या हमें लगता है कि दर्द आया, क्योंकि ये दर्द आता है जाता है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं. अपने इग्नोर नहीं करना है. जब भी शुरुआत होती है तो हम पेन किलर लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है. दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही
हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि आपको चलना बंद कर देना है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेगुलर बेस पे वॉकिंग करना है। वॉकिंग आपकी बोन की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ों से बचना है। फिजियोथेरेपी करा सकते हो। लुब्रिकेशन के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिकेशंस, जो ओरल मेडिकेशंस है, वो मार्केट में अवेलेबल है, जो सप्लीमेंट्स के रूप में आपके घुटने को लंबे समय तक आर्थराइटिस से बचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें इनिशियल स्टेज में ही सप्लीमेंट्स, एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी नियमित रूप से चालू करना। डॉक्टर मरोथी, यहाँ पे ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी पेशेंट को घुटने के घसारे के लिए सर्जरी का विकल्प दिया गया है, उनको सजेस्ट किया गया है कि आप सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या अद्यतन टेक्नोलॉजीज अभी उपलब्ध रहती है? इसमें घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। घुटने के 3 कंपार्टमेंट में से आजकल रीसरफेसिंग टेक्निक से यदि घुटने का एक पार्ट घिसा है तो हम उतने ही पार्ट को रीसरफेस कर सकते हैं। पूरे का पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट करना नहीं है। यदि तीनों कंपार्टमेंट डैमेज है तो हम तीनों को रीसरफेस करते हैं। अदरवाइज जितना डैमेज है उतने पे भी कैप लगाई जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर मरोथी, जिस तरह से आप टेक्निक के लिए बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स उपलब्ध रहती है ट्रीटमेंट के लिए, तब आप जिस तरह से अद्यतन टेक्निक का यूज़ करते हैं, R2R टेक्निक जो आपका इनोवेशन है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। R2R टेक्निक हमने हमारे अनुभव से, जब मैं ट्रेनिंग लेने US गया था उसके बाद से लेके हमारे एक्सपीरियंस के साथ में हमने इनोवेशंस किए सर्जरी में। तो कन्वेंशनल टेक्निक में जैसे कमर में ट्यूब नहीं लगाते, वॉकिंग रीस्टोर हो जाती है, अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है, पेशेंट को कोई ड्रेन पाइप कैथेटर नहीं डाला जाता है। और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि आपका नी को जितना डैमेज पार्ट है हम उतना ही छीलते हैं, इसे रीसरफेसिंग कहते हैं। तो ये एडवांटेज है R2R टेक्निक का। तो सर्जिकल कोमॉर्बिडिटी कम होती है, सर्जिकल टाइम कम लगता है, तो ये सर्जरी 15 मिनट में हो जाती है। तो आपके टिश्यू भी डैमेज कम हुए और बोन भी कट कम हुई है, तो पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है, रैपिड रिहेबिलिटेशन। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ R2R रीसरफेसिंग टेक्निक। और उसकी वजह से पेशेंट कैन वॉक आफ्टर 3 आवर्स आफ्टर द सर्जरी। डॉक्टर मरोथी, यहाँ पे जिस तरह से आजकल सामान्य तौर पे जो ट्रेंड दिखने मिल रहा है, हम सुनते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी इस समस्या के लिए किस तरह से कारगर हो सकती है? कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेज भी है और लिमिटेशंस भी है। तो एडवांटेज ये है कि हमारी रोबोटिक में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। खाली रोबोट होने से सर्जरी हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। आपका रोबोटिक में कितनी एक्सपर्टाइज है। डेफिनेटली रोबोट एक टेक्निक है और टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ का है उसका फ़ायदा है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि रोबोट ही सारी सर्जरी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहूँ पूरा नी रिप्लेसमेंट रीसरफेसिंग टेक्निक में रोबोट का काम है वो 10 to 15% है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपका अलाइनमेंट देख लेगा और साथ का साथ वेरी प्रिसाइजली बोन कट है वो वेरी प्रिसाइजली रोबोट से होता है। ये उसका एडवांटेज। डॉक्टर मरोथी, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये किस तरह से ये प्रक्रिया रहती है? और दूसरी चीज, लोगों का ऐसा मानना रहता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब किसी और का घुटना जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, क्या ये सही? ये थोड़ा मिथ है। और रिप्लेसमेंट एक वर्ड एक ऐसा है, पुराने ज़माने में हम बोन काफ़ी ज़्यादा काटते थे, अब हम प्रिजर्विंग सर्जरी करने लगे जो कि रीसरफेस से करते हैं। रीसरफेस के मिथ, जो डैमेज पार्ट होता है घुटने का, जो डैमेज पार्ट है उसके ऊपर ही कैप लगाई जाती है और बाकी के घुटना आपका इंटैक्ट रहता है, आपका नेचुरल बोन आपके जैसी रहती है। तो ये एडवांटेज है। और जितना डैमेज है उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, उसे ही नी रिप्लेसमेंट कहते हैं बाय रीसरफेसिंग टेक्निक। बिल्कुल डॉक्टर मरोथी, यहाँ पे हमने आगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी बात करी है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी जो है वो मैनुअल घुटने की जो सर्जरी रहती है उससे किस तरह से अलग होती है? मैंने बताया हर टेक्नोलॉजी अपना एडवांटेज है। तो उसमें जो प्रिसाइजली कट होते हैं और सो मेनी टाइम्स जिसमें हमें बाहर की कोई डिफॉर्मिटी है या कमर में या कूल्हे में या कहीं माल यूनाइटेड फ्रैक्चर्स है, उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़फुल है। तो हर टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज और लिमिटेशंस रहती है।
मेरा हमेशा से यही कहना है, पेशेंट को सेलेक्ट नहीं करना है कि मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी से कराना है। डॉक्टर को समझना है कि इस समस्या को निदान करने के लिए मैं बेटर आउटकम, फंक्शनल आउटकम मैं रोबोट से दे सकता हूं या कन्वेंशनल से दे सकता हूं। ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मरोटी, यहाँ पे एक सवाल मुझे हो रहा है और मेरे जैसे कई लोगों को भी ये सवाल शायद से होता होगा। रोबोटिक सर्जरी की जब बात आती है, क्या पूरी की पूरी सर्जरी रोबोट्स ही करते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रोबोट आपको सिर्फ हेल्प करता है। आपको एक्सपोजर से लेके ऑल द टाइम सर्जन को अलर्ट रहना पड़ता है। रोबोट सिर्फ बोनी कट्स, नी रिप्लेसमेंट में स्पेशली रोबोट सिर्फ हड्डी को काटता है, बाकी टिश्यू रिलीज और बैलेंसिंग सर्जन को खुद को करना पड़ता है। तो मेरा हमेशा से यही कहना है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है लेकिन सर्जन का एक्सपीरियंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सर्जरी हमें सर्जन के एक्सपीरियंस पे भरोसा करना